हेलो एंड वेलकम टू एलीट फाइनेंस। मैं हूं कुणाल सहगल। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कैसे एक कंपनी अपने बिजनेस लाइफ साइकिल में कहाँ पर है, उससे ये डिटरमिन होता है किस टाइप का इन्वेस्टमेंट पर्सोना रिक्वायर्ड है और उस इन्वेस्टमेंट पर्सोना को या उस इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा क्या मैटर करेगा। व्हाट आई गेव यू अ लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया that would matter at each stage of business life cycle for a company. So that was a spectrum. But I don't think that's the only spectrum that matters. That's one of the first spectrums, perhaps one of the first spectrum that matters when analyzing a business to invest. लेकिन उसके अलावा भी एक चीज है जो इक्वली उतना ही मैटर करती है, if not more, which is business model analysis. Now, when I talk about business model, जनरल परसेप्शन एटलीस्ट जिनसे मैंने पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ फाइनेंस उनसे बात करी है, टू देयर माइंड बिजनेस मॉडल इज इक्वल टू रेवेन्यू मॉडल। रेवेन्यू मॉडल मतलब कंपनी के रेवेन्यू किस फॉर्मेट में आते हैं। इज इट अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस, इज इट प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, माल बेच के कमाती है पैसा कंपनी, या फिर माल मैन्युफैक्चर करके कमाती है, या फिर कोई सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिजनेस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. But that's just one part of business model, that is revenue model. Business model has much more than revenue model. And when I say business model, I look at it from a more holistic perspective. In fact, not just me, जो भी professional investment करता है, they must be looking at this, what I'm going to discuss today, in some way or the other. मैंने बस इसको अपने तरीके से formalize करा है, अपने तरीके से एक framework बनाने की कोशिश करी है, which is what this video is going to be about. तो इस फ्रेमवर्क में मैं 16 डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करूंगा व्हेन आई टॉक अबाउट हाउ आई विल डिफाइन बिजनेस मॉडल। और इसको भी मैं स्पेक्ट्रम्स में देखूंगा। जैसे बिजनेस लाइफ साइकिल का एक स्पेक्ट्रम देखा था, इन 16 फैक्टर्स को भी मैं एक स्पेक्ट्रम में रखूंगा। एंड देन यू विल बी एबल टू, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि आप जब किसी बिजनेस को देखें, यू लुक बियॉन्ड रेवेन्यू, you would be able to look beyond certain very commonly seen markers like net profit, valuation and so on and so forth. एक बिजनेस का कोर समझने के लिए आपको ये फ्रेमवर्क बड़ा हेल्प करेगा। इस फ्रेमवर्क को मैं, बिकॉज आई विल नॉट बी शोइंग एनी चार्ट्स में कुछ, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट यू विल फाइंड एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, दिस इज प्योरली ओरिजिनल थिंकिंग कमिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। एंड माई एक्सपीरियंस मैं शायद हर वीडियो में बताता हूँ, बट बिकॉज राइट नाउ आई ओनली हैव अबाउट 150 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, तो मुझे शायद हर वीडियो में खुद को एक तरह से एक मिनी इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए, दैट वाई आई थिंक दैट आई हैव द अथॉरिटी टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक दीज। तो मैं ऑन अ वीकली बेसिस, ज़्यादा नहीं तो 5-6 तरह की नई कंपनीज को अपने काम पे प्रोफेशनली एनालाइज करता हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट, which means I look at about 250 companies at least in a year, and I've been doing this for the last 6 years. तो 1000-1500 1000 से ज़्यादा ही कंपनीज में अलग अलग बिजनेस मॉडल्स की देख चुका हूँ। एंड व्हेन यू लुक एट सिमिलर बिजनेसेस, you are able to see patterns, and those patterns help you understand the next similar business more efficiently than you looked at it. मतलब एक ही बिजनेस मॉडल को मैंने जब पहली बार एकदम फ्रेश देखा था, तब मुझे ज़्यादा टाइम लगा था समझने में, दूसरी बार देखा तो कम लगा, एंड देन दैट सिनर्जी ऑफ लर्निंग, दैट सिनर्जी ऑफ एक्सपीरियंस कीप्स कंपाउंडिंग एंड एफिशिएंसीज कम इनटू पिक्चर। और उस एफिशिएंसी का अल्टीमेट गोल होता है दैट यू आर एबल टू बिल्ड दीज फ्रेमवर्क्स दैट आई हैव बिल्ट। तो किसी कंसल्टिंग फर्म या इन्वेस्टमेंट बैंक को मुझे कांटेक्ट करना है, तो मैं इसको ट्रेडमार्क और रजिस्टर करा के कुणाल सहगल स्पेक्ट्रम बिजनेस मॉडल फॉर्मेट करके बेचने के लिए तैयार हूँ। बट एनीवे, दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। सो अगर आपके पास फुर्सत है तो सिंगल सिटिंग में देख लीजिए, अदरवाइज think about each of these chapters individually and then come back and revise if you want to. Ab, before getting into these 16 metrics that I have devised in this framework of business model analysis, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रेवेन्यू के अलावा मेरे लिए क्या मैटर करता है एज एन इन्वेस्टर। कंपनी की 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उन तीनों स्टेटमेंट्स में से 3-3 4-4 लाइन आइटम्स मैं लूंगा, एंड दैट्स इट।
My entire thesis will revolve around those numbers on the quantitative side and these metrics, these spectrums that I will talk about on the qualitative side. तो क्वांटिटेटिवली पीएनएल से शुरू करते हैं. पीएनएल में रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, दैट्स इट. आई नो देयर इन इंडियन पब्लिक इन्वेस्टिंग एटलीस्ट नेट प्रॉफिट को बड़ा सैक्रोसैंक्ट माना जाता है, but I don't think that's going to be the case going forward or even in new age businesses right now that we see. So revenue, gross margin or operating margin. Operating margin, however you want to define it, EBIT, EBITDA, whatever. But anything before capital structure costs like interest cost, depreciation costs and so on. उससे पहले का ऑपरेटिंग मार्जिन. सो पीएनएल में रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन, EBITDA और ऑपरेटिंग मार्जिन. कैश फ्लोज में फॉर मी वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट कॉस्ट, दैट्स इट. ये तीन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी. एंड वील सी, मे बी आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो लेटर कि ये तीन ही क्यों मैटर करती हैं. बट लेट्स फॉर सिंप्लिसिटी सेक जस्ट know that these are the three markers within cash flows that I care about. And within balance sheet, maybe debt component, capital sources is what matters to me. कि जो कैश बिजनेस में यूज हो रहा है, जो कैपिटल यूज होगा, will that come from equity or will that come from debt, and what's the ratio between them, leverage in a sense. That's it. तो आज का सारा जो डिस्कशन है will take care of these metrics on the quantitative side. Now let's begin with the framework. तो सबसे पहला मेट्रिक आएगा प्रोडक्ट वर्सेस सर्विस स्पेक्ट्रम. नाउ वन कुड आर्ग्यू कि या तो कंपनी की ऑफरिंग या तो प्रोडक्ट होगी या सर्विस होगी. व्हाई द स्पेक्ट्रम? इट्स बाइनरी है, तो व्हाई डू यू नीड अ स्पेक्ट्रम? बट आई डोंट अग्री विद इट. लेट्स सी व्हाई. सबसे पहले प्रोडक्ट और सर्विस का आप किसी आम इंसान से पूछोगे डिफरेंस, तो वो मोस्ट लाइकली बोलेगा कि एनीथिंग दैट इज टेंजिबल, एनीथिंग दैट आई कैन सी, जो दिख सकता है, दैट्स अ प्रोडक्ट. और जो नहीं दिख सकता है, विच इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग सोल्ड एंड रेवेन्यू जनरेटेड ऑन, इट्स अ सर्विस. सो फोन बेचने वाली कंपनी एप्पल इज अ प्रोडक्ट कंपनी, और इंटरनेट उस पर बेचने वाली कंपनी जियो इज अ सर्विस कंपनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसके नाम में. Agreed. But what do you call Zomato? What do you call an Uber, Amazon? ये companies, is it a product company or a service company? Amazon में तो फिर भी one could argue that it's a retail company, although that's not the case. It's not a retail company, it's a retail enabler company. But Zomato और Uber के केस में आप क्या बोलोगे? Is it a product company or a service company? Yes, I order food from Zomato. The food is tangible, I can see it, but that's not the product that's generating revenue for Zomato. It's a service that it provides to restaurants that generates majority of its revenue. So that in that case it should be a service company. Similarly for Uber. तो ये businesses जो होते हैं और ये न्यू एज टेक्नोलॉजी में अक्सर देखे जाते हैं, ये ना प्रोडक्ट बोल सकते हो आप इनको, ना सर्विस कंप्लीटली बोल सकते हो. इट्स समथिंग दैट वी कैन कॉल इट अ प्लेटफॉर्म बिजनेस. तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई आई थिंक दिस स्पेक्ट्रम मैटर्स, एंड परहैप्स वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम्स दैट वी विल डिस्कस टुडे. एक आपका कंपनी की ऑफरिंग प्रोडक्ट है या सर्विस, ये आपकी बहुत सारी चीजें मैटर करती, बहुत सारी चीजें डिटरमिन करेंगी. एंड एज आई गो अलोंग यू विल सी आई विल डिस्कस 3 थिंग्स इन दिस 16 पॉइंटर फ्रेमवर्क. पहला तो स्पेक्ट्रम का नाम मैं बताऊंगा या फैक्टर का नाम, जैसे इस केस में मैंने प्रोडक्ट वर्सेस सर्विस बोला. दूसरा मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे कंपनीज के एग्जांपल्स बताऊंगा कि कौन सी उस स्पेक्ट्रम में लेफ्ट में आती है, कौन सी राइट में, एंड समथिंग मे बी इन बिटवीन. जैसे हमने अभी देखा, फोन वर्सेस इंटरनेट प्रोवाइडर वर्सेस एन ऐप, एन एग्रीगेटर काइंड ऑफ अ बिजनेस. और तीसरा मैं हर एक में बताऊंगा कि इन डिसीजन से, इन स्पेक्ट्रम से, इस फैक्टर से क्या इम्पैक्ट होता है इन अ बिजनेस. तो प्रोडक्ट वर्सेस सर्विस के डिबेट में मे बी to expand on some of the more some more examples is Microsoft versus TCS. Microsoft sells a product which is its Office or its Windows, but TCS is a service provider.
वो दूसरे प्रोडक्ट बिजनेसेस लाइक माइक्रोसॉफ्ट उनके प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करती है into the IT systems of its customers. Similarly, अगर मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ जो MBA की कोचिंग कराता हूँ, बैंगलोर में मेरा एक कोचिंग सेंटर है, तो और मैं उसे ट्यूशन फीस कमा रहा हूँ, तो इज दैट रेवेन्यू because am I providing a product or a service? It's clearly a service. But if I make video lessons, I create these a library of video lessons, sell it over, create an app, sell it through that app to all people, all students in India. Now am I a service company? अल्टीमेटली पढ़ा तो चीज जो मैं बेच रहा हूँ जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मेरी कोचिंग है, बट नाउ आई हैव क्रिएटेड एन ऐप जिससे वो वीडियो रिकॉर्डिंग, सेम वीडियो रिकॉर्डिंग कैन बी चैनलाइज्ड टू सो मेनी पीपल. नाउ आई थिंक दैट आई हैव क्रिएटेड अ प्रोडक्ट बिजनेस व्हिच इज व्हाट बायजूस वाज. Baiju Ravindran was a tuition teacher or a coaching professor in Bangalore, I think in Bangalore. बट उन्होंने उन वीडियोस को रिकॉर्ड करके एक ऐप बनाया, उस ऐप के थ्रू और भी अलग टीचर्स, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग टीचर्स को सिमिलर रिकॉर्डिंग्स करके उन एप्स को एज अ सब्सक्रिप्शन बेचा. उससे पहले उन्होंने हार्डवेयर भी बेचते थे. दे यूज्ड टू सेल द कोर्स विद इन द ऐप इटसेल्फ. So they've created a product business now. Maybe Byju's is not a great example in today's time because it went bust, but that doesn't take away the fact that when Byju's was a service business, which is a tuition teacher, it was not scalable. आप एक ट्यूशन क्लास में there is only so many students that you can teach. आप एक ऑडिटोरियम भी बुक कर लो on a daily basis. There is a limit, and there is a hard limit, physical limit to the number of people that you can teach without the use of technology. But and there is a limit to the life span of the teacher also. लेकिन अगर यही रिकॉर्ड करके मल्टीपल स्कूल्स में मल्टीपल लोगों को बेचा जाए, then scalability becomes then scalability comes into picture and your business can expand. Even books can be इसी को अगर हम जब बुक फॉर्मेट में देखते हैं, it's very easy for us to understand that it's a product business, क्योंकि वो बुक में ideas, that itself, the teaching itself is still a service, but because it is sold in a tangible format and it can be reprinted and resold with the same idea, with the same writing जो एक बार कर दी गई, now it is a product business. So tangible versus intangible is not enough to understand. So I think just to define whether it's a product or a service or a platform business, मैंने 3-4 अलग अलग मार्कर्स डिफाइन करे हैं. tangible versus intangible से अगर नहीं समझ आता, then maybe we can get into something that I call standardized versus bespoke or tailored. आप ये देखिए कि जिस कंपनी को आप एनालाइज कर रहे हो, उसका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, लाइक एन आईफोन. maybe they have 3-4 models, but that's it. वही सेम प्रोडक्ट is sold over and over and over again. It's the same standard product. कोई customization नहीं होती है. There are other companies that maybe can give you customization opportunities within your iPhone, but Apple doesn't do it. So standardized है तो वो product company है. और अगर bespoke है, जैसे हमने TCS Infosys का example लिया, वहां पर हर client की अलग need होगी and TCS will give a tailored solution to that. So it's a services business. माई वाइफ इज अ टीवी राइटर. हर शो में उसको जाकर नई तरह की राइटिंग करनी होती है. सो इट्स अ सर्विस बिजनेस. बट इफ शी राइट्स अ स्टोरी ऑफ हर ओन एंड राइट्स इट, एक बुक की ऑथर बन जाती है वो, देन दैट बुक इज अ प्रोडक्ट दैट शी हैज क्रिएटेड. तो स्टैंडर्डाइज वर्सेस बिस्पोक, many of the same. Can you sell many of the same? My wife will not be able to write the same story for all TV shows. Now one could argue कि सारे हिंदी TV shows में same story होती है, but that's not the point. She will still have to do a new story even within a show and across the shows. But the book, चेतन भगत ने book लिखी, many of the same were sold and he owned that product. यहाँ से तीसरा एक मार्कर मैंने लिखा है, ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट किसकी ट्रांसफर हो पाती है कि नहीं. दो एग्जांपल्स लेते हैं विद इन रियल एस्टेट. एक है रियल एस्टेट की कंपनी लाइक अ लोधा ग्रुप, जो जमीन लेती है,
फ्लैट बिल्डिंग्स बनाती है, फ्लैट बेचती है, एंड द ओनरशिप ऑफ द फ्लैट देन ट्रांसफर्स टू द बायर ऑफ द फ्लैट. इट्स अ प्रोडक्ट कंपनी. It's clearly a product company. It's tangible. But even a hotel room is tangible. But you do not take, when I check into a hotel, it's also a real estate company. It's also a tangible business. उसके नाम में real है. It can't get more tangible than that. But yet, hotel business is a services business because there is no transfer of ownership. और इन दोनों में same industry you could, okay, not the same industry but the same kind of product is being offered but in two different formats. और इससे पूरे का पूरा business model different है between Lodha Group and Indian hotel company, for example. So which is why I say that these factors will help you understand business model itself. तो पहला फैक्टर हमने देखा is product versus service. Now let's move on to the second factor, which is commoditization spectrum. जिस कंपनी को आप देख रहे हो, आप उसमें देखो कि जो उसकी ऑफरिंग है, हाउ मच कमोडिटाइज इज दैट प्रोडक्ट और सर्विस. एक इस स्पेक्ट्रम के एक एंड में कमोडिटी आएगी, दूसरे एंड में ब्रांड आएगी. और आप अक्सर देखोगे कंज्यूमर बिजनेसेस टिपिकली वांट टू बिकम अ ब्रांड बिकॉज अदरवाइज दे आर जस्ट कमोडिटीज. एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जब आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं, you don't care, typically people don't care about whether it's an Indian Oil or an HP petrol pump because price is going to be the same, the petrol is going to be the same, the quality is going to be the same. Yes, उसमें वो ट्राई कर रहे हैं for the last many years leaded या unleaded या कुछ एक सुपर या कुछ ऐसा करके स्पीड ऐसा करके कुछ टाइप का पेट्रोल अप सेल करने की कोशिश करते हैं. बट मेजरली the petrol that is sold across the two businesses is the same. Whereas when you go for getting an engine oil, उसमें brands matter. So petrol is a commodity business. जब आप engine oil लेने जाते हो तो brand will matter. Similarly, household products में FMCG में आपको brands का बहुत दिखेगा आपको, and which is why companies are within the FMCG space or consumer space in general, they spend a lot on their marketing and advertising. Because एक बार आपकी ब्रांड बिल्ड हो गई, then you can charge a premium, then you have higher share in the profit pool within the entire industry. एक और एग्जांपल लेता हूँ, बर्तन साफ करने के लिए Vim is perhaps the most renowned brand in India. Vim की जो लिक्विड की जो बॉटल आती है, I often do this, Blinkit Zepto पे जब मैं मंगाता हूँ तो I don't type Vim, I type dish cleaner और यूटेंसिल क्लीनर. उसमें कुछ जेनेरिक टाइप के प्रोडक्ट भी आ जाते हैं जो भी अपना ब्रांड तो लिखते हैं बट नो वन नोज व्हाट दोज ब्रांड्स आर, परहैप्स दोज आर जस्ट लोकल ब्रांड्स. तो एक विम के लिक्विड की बॉटल और एक लोकल लिक्विड की बॉटल में प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस नहीं है बट परसेप्शन में डिफरेंस है. और प्राइस में 3 गुना का डिफरेंस होता है, कई बार 2.5-3 गुना का डिफरेंस होता है. एंड ऑफ कोर्स आई टिपिकली ऑर्डर द अनब्रांडेड प्रोडक्ट बिकॉज अल्टीमेटली केमिकल उसमें एक जेनेरिक केमिकल यूज हुआ है. मैं किसी की ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग का खर्चा मैं क्यों भुगतूं? तो आई डोंट ऑर्डर द ब्रांड इन दीज केसेस, स्पेशली जहाँ पे केमिकल प्रोडक्ट्स टाइप होते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं, एंड्रॉयड के फोन्स होते हैं, उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम द फोन कंपनी की ब्रांड देयर आर 3-4 डिफरेंट पार्ट्स विद इन अ फोन जिसकी ब्रांड मैटर करती है. एंड दैट वाज डन बिकॉज दे वर एबल टू स्पेंड इनफ मनी ऑन मार्केटिंग एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन कि वो ब्रांड बना पाए. तो सैमसंग का फोन लेते हैं, उसके अंदर एक चिपसेट मैटर करता है बिकॉज पीपल केयर अबाउट वेदर इट्स अ क्वालकॉम चिप स्नैपड्रैगन और अ मीडियाटेक चिप, और सैमसंग का अपना भी आई थिंक चिपसेट होता है, गूगल का अपना चिपसेट होता है. सो चिपसेट इज वन कंपोनेंट दैट मैटर्स. देन मे बी कैमरा मैटर्स कि सोनी ने बनाया है या सैमसंग ने बनाया है या कहीं और हेजल ब्लैड ने बनाया है. और तीसरी चीज जो आई थिंक थोड़ी बहुत मैटर करती है इज द स्क्रीन. तो गोरिल्ला ग्लास कॉर्निंग बनाती है. तो ग्लास जैसी जेनेरिक चीज को उन्होंने ब्रांड बना दिया, तो दे आर एबल टू चार्ज एक्स्ट्रा फ्रॉम द फोन कंपनी एंड द फोन कंपनी इज एबल टू चार्ज एक्स्ट्रा फ्रॉम द कंज्यूमर कि हमने इसमें कॉर्निंग का लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास 3.5 व्हाटएवर हमने डाला है. बट बियॉन्ड दैट एवरीथिंग एल्स इन अ फोन इज क्वाइट जेनेरिक. इससे लाइक आई सेड प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करेगी,
इससे ये मैटर करेगा कि टोटल प्रोडक्ट के जो प्रॉफिट बनाया जाएगा ओवर डिफरेंट फेजेस ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग, उस पूल में आपकी कितनी भागीदारी होगी, उस पूल में कितनी पार्टिसिपेशन होगी। एंड लास्ट एग्जांपल विद इन दिस कैटेगरी इज फार्मा कंपनीज। यूएस में अक्सर ब्रांडेड फार्मा कंपनीज होती हैं, दे आर द ओरिजिनेटर्स ऑफ फार्मा ड्रग्स, और इंडिया में उसकी कॉपी कैट बनाई जाती है विच इज कॉल्ड जेनेरिक्स। तो जहां पर एक प्रोडक्ट, एक दवाई ओरिजिनेटर अपने ओवर इट्स 10 ईयर्स लेट से $1 बिलियन कमा सकती है एक दवाई से, एक कंपनी, वहां पर वो $1 बिलियन डिवाइडेड बाय 30 हो जाता है जब इंडिया में वो जेनेरसाइज उसका वर्जन आता है, बिकॉज नो वन केयर्स वेदर पैरासिटामोल इज गिवन इन अ ब्लू पैकेट और अ रेड पैकेट. People only care about whether it has paracetamol, which is a genericized name, generic product. But इसमें भी Saradon ने अपना not paracetamol but in analgesic category, सर दर्द की दवाइयों में Saradon ने अपनी ब्रांडिंग बनाई, and because of that it charges a premium. हमें नहीं समझ आता because it's 30-40 रुपए का 10 गोली आ जाती है, we don't care. But the same product is not manufactured for more than maybe 5-6 rupees. तो वो additional profitability comes with a brand versus a commodity. What does it determine? Profitability, profit pool, and capital structure to some extent. For example, oil and gas, metals, chemicals, these are generally told to be commodities. जिनके जो extractors होते हैं, जो generic chemicals बनाने वाली companies होती हैं, these are commodity businesses, which can only be profitable when you do enough, when you do it at scale, for which, because you are a manufacturing business, because you are an oil extraction business, you will need heavy capital inflows. आपको equity या debt के form में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, which also becomes sometimes it becomes an entry barrier for businesses. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि brand ही एक तरीका है अपने business को बड़ा करने का, profitable करने का या secure करने का. Even commodity businesses can do it, because not everyone can do a commodity business because it requires a lot of capital. तीसरा फैक्टर जो मैं देखना चाहूंगा इन बिजनेस मॉडल एनालिसिस इज वैल्यू चेन स्पेक्ट्रम. हमने, और as we go in this video you will realize that a lot of these factors are interconnected. कोई एक factor number 1 is connected to 7 is in turn connected to 3 and so on and so forth. But still I think this framework is quite would be quite helpful as a checklist. तो तीसरा factor that I would care about is value chain spectrum. अब वो क्या होता है? There is a classic example of Apple versus Foxconn. Apple is the R&D. Apple जो है अपने फोन की R&D करती है, and I think beyond that manufacturing में उसका कुछ direct linkage नहीं है. It outsources, it does the R&D, research और designing और development, ये तीनों का काम है उसका. But once that product prototype is made, then the manufacturing is outsourced mostly to Foxconn, और Foxconn और भी Apple के अलावा भी कई सारी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है. तो जो 1 लाख रुपए का लेट से अगर आईफोन कंज्यूमर को बिक रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो R&D करने वाली कंपनी को होगा. अब इसने ब्रांडिंग भी कर ली, R&D भी कर ली, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू क्रैक इन लेट्स से कंज्यूमर बिजनेस. वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग जिसमें लिखे हुए हैं कि इतने का चिपसेट होना चाहिए, इतने का इसमें एल्यूमिनियम या स्टील और ग्लास लगना चाहिए, ये सारी स्पेसिफिकेशंस एप्पल के इंजीनियर्स ने बनाई हैं. फॉक्सकॉन के इंजीनियर्स और फॉक्सकॉन की फैक्ट्रीज को बस उसको रेप्लिकेट करना है एट स्केल. तो 1 लाख रुपए में सबसे बड़ा हिस्सा एप्पल को जाएगा और कुछ हिस्सा, उसका बहुत छोटा हिस्सा फॉक्सकॉन को जाएगा. सो वैल्यू, एंड दिस इज द वैल्यू चेन, एंड द वैल्यू चेन डज नॉट एंड विद द कंज्यूमर प्रोडक्ट. इन दिस केस मैंने एक फोन खरीद लिया, तो वैल्यू चेन यहाँ नहीं एंड होती. इसके आगे भी हो सकता है कि मैं वैल्यू चेन का नेक्स्ट पार्ट मैं बन जाऊं. फॉर एग्जांपल मैं आईफोन खरीद लिया, फॉर मोस्ट पीपल इट्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, बट आई एम ऑल्सो यूजिंग इट टू मेक अ यूट्यूब वीडियो. अब अगर इस यूट्यूब वीडियो से मुझे कुछ एड रेवेन्यू जनरेट होता है, देन द वैल्यू चेन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट आई एम स्टिल नॉट gaining the most
द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस वैल्यू चेन, बिगेस्ट। तो इसलिए वैल्यू चेन एनालिसिस जरूरी है। और इसमें ये, लाइक आई सेड, इन एवरी फैक्टर यू विल रियलाइज कि ना तो सिर्फ लेफ्ट वाला जरूरी है कि पैसे सबसे ज्यादा बनाए, ना ही राइट वाला। ओवर द स्पेक्ट्रम एनीवन कैन मेक, एनीवन कैन participate in the highest portion of the profit pool. Now, moving on to the next factor, fourth factor, which I call consumer slash enterprise spectrum. इसमें आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस जो है, वो जो सामान बेच रहा है या प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी बेच रहा है, इज इट जनरेटिंग द रेवेन्यू फ्रॉम अ कंज्यूमर और फ्रॉम एन एंटरप्राइज। आपको मेनली ये देखना है कि इज इट अ कॉर्पोरेशन दैट इट इज सेलिंग टू, और इज इट इंडिविजुअल्स और कंज्यूमर्स। हमने अभी तक जो एग्जांपल्स लिए उसमें ज्यादातर हमने कंज्यूमर बिजनेसेस की बात करी, एंड आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर बिजनेसेस वुड टिपिकली, स्पेशली इफ यू आर अ ब्रांड, you would be able to charge higher from a consumer, whereas corporates, because आप भी एक कॉर्पोरेट हो और जिसको आप बेच रहे हो वो भी कॉर्पोरेट है, सो इट्स अ B2B बिजनेस मॉडल। दोनों का पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो वो आपको एक, एंड दे रिकॉग्नाइज, जैसे मैंने बोला कि विम लिक्विड एंड टिन लिक्विड, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल द लोकल ब्रांड, लिक्विड सेम है। तो इफ आई एम एन एंटरप्राइज जिसका डिश वॉशिंग का बिजनेस है या रेस्टोरेंट हूँ, then I don't care about the brand. I would go for the lower cost thing. तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी कंज्यूमर में ज्यादा होगी, एंटरप्राइज में कम होगी, टिपिकली फॉर अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। बट स्टिकीनेस ऑन द अदर हैंड एंटरप्राइज में टिपिकली ज्यादा होती है वर्सेस अ कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर बिजनेस है, मैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। एंटीवायरस हमारे फोन में भी होता है, कंप्यूटर्स में भी होता है, और कंपनीज को तो ऑब्वियसली चाहिए होता है। आपके ऑफिस में एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में होगा। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो जो मुझे बेच रहा है उसमें ज्यादा होगी, उस कंपनी की ज्यादा होगी, बट स्टिकीनेस उस कंपनी की ज्यादा होगी जो आपकी कंपनी को बेच रही है एंटीवायरस। बिकॉज आई एज अ कंज्यूमर कैन डू विदाउट हैविंग एन एंटीवायरस, बिकॉज आई एम नॉट रनिंग अ बिजनेस आउट ऑफ अ कंप्यूटर। हो गया तो देखी जाएगी, वायरस आ गया तो, बट कंपनीज कैन नॉट टेक दैट रिस्क। तो स्टिकीनेस वहां ज्यादा होगी, बट दे विल challenge you on the cost. They will make you compete on the cost. So profitability higher on consumer, stickiness, customer stickiness higher on enterprise. तो एज यू कैन सी, हर फैक्टर में ऐसा नहीं है कि एक एंड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा वो बिजनेस और दूसरा एंड नहीं होगा। B2B बिजनेसेस भी बहुत वैल्यूएबल होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द other factors, if not profitability. So that was the consumer versus enterprise factor. My next factor in this framework, fifth factor, is delivery of the product or service. इसका स्पेक्ट्रम हमें देखना है कि हाउ द प्रोडक्ट और द सर्विस इज डिलीवर्ड। ये हमने रेवेन्यू मॉडल का जब डेफिनेशन देखा था उसमें सुना था कि इज इट अ सब्सक्रिप्शन मॉडल या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मॉडल। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक हेल्दी फूड की सब्सक्रिप्शन का बिजनेस है जिसने आपको एक अगले 1 साल का प्लान बता दिया है, और उसने तय कर लिया है कि आप मुझे मंथली बेसिस पे ये फीस दोगे। आपके घर के बाहर आपको लंच और डिनर या ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के डब्बे आप तक पहुंच जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हेल्दी फूड अकॉर्डिंग टू द प्लान दैट वी आर सेलिंग यू। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ रेस्टोरेंट, और ये खाने का बिजनेस है। दिस इज क्लियरली अ रेस्टोरेंट बिजनेस बट विद अ डिफरेंट मॉडल, विद अ डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल विच इज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। ऑन द अदर हैंड एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है जिससे आपका जब मन करेगा तब आप खरीदोगे, जब नहीं करेगा तो नहीं खरीदोगे। इसमें स्टिकीनेस कहाँ पर ज्यादा होगी? क्लियरली अ सब्सक्रिप्शन बिजनेस सेलिंग हेल्थ प्रोडक्ट और हेल्दी फूड ऑप्शंस ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस, जिसमें आपने 1 महीने का पैसा दे दिया एंड यू हैव अ चार्ट टू फॉलो, उसमें मोस्ट लाइकली यू विल ऑर्डर मोर, और यू हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ और सो, वर्सेस अ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे डिलीवरी मैटर करती है। एक में हमने सब्सक्रिप्शन देखा, एक में हमने पॉइंट ऑफ सेल, एक में इंडिविजुअल सेल्स मॉडल देखा। Similarly, gym versus doctor is a interesting example to think about. जिम में भी आप सब्सक्रिप्शन देते हो, 1 महीने, 6 महीने, साल तक की भी सब्सक्रिप्शन होती है। फोकस आपका दोनों में क्लोजर टू यू गेटिंग बेटर हेल्थियर है। एक तरफ जिम है और दूसरी तरफ डॉक्टर है। डॉक्टर पे आप टिपिकली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लोग एटलीस्ट इंडिया में अभी नहीं जाते हैं, दे गो ऑन अ नीड बेसिस। तो स्टिकीनेस, कस्टमर रिपीटेबिलिटी,
ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ रेवेन्यूज एंड स्टिकीनेस, ये डिटरमाइन करेगा डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। एक लास्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, होटल का रूम रेंट वर्सेस वी वर्क। दोनों रियल एस्टेट के रेंटल बिजनेसेस हैं, बट एक आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आप उसको पैसा दे रहे हो वी वर्क को, और दूसरा होटल को आप नीड बेसिस पे दे रहे हो। छठा फैक्टर है इज कंपटीशन स्लैश मार्केट फ्रेगमेंटेशन स्लैश मार्केट लीडरशिप स्पेक्ट्रम। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे एयरलाइन वर्सेस टेलीकॉम लेते हैं, और ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, मैंने पिछले वीडियो में भी शायद लिया था। एयरलाइन के बिजनेस में इट इज डिफिकल्ट टू अचीव ह्यूज मार्केट शेयर, जैसे इंडिया के केस में देखें, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्लेयर्स एज कम्पेयर टू टेलीकॉम, जहाँ पे 3-4 प्लेयर्स हैं और उसमें कोई नया प्लेयर आ जाता है तो वो उनकी मार्केट शेयर ले लेता है, बट अदरवाइज देर इज नॉट वन प्लेयर हु ओन्स लाइक 70% ऑफ द मार्केट शेयर। वेर एज एयरलाइंस के बिजनेस में आपको दिखता है कि इंडिगो के पास 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, एंड देन आई थिंक द टॉप 3 हैव 90% से ज़्यादा का मार्केट शेयर, एंड देन देर इज अ लॉन्ग टेल एंड ऑफ स्मॉलर कंपनीज। और इससे क्या डिटरमाइन होता है? इससे प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन होती है, इससे आपकी प्राइसिंग पावर डिटरमाइन होती है, आपकी स्केलेबिलिटी डिटरमाइन होती है। इफ यू आर अ लीडर इन एयरलाइंस, बिकॉज इट्स अ थिन मार्जिन बिजनेस, you can cut every other competition relatively easy। आप हर आधे घंटे में फ्लाइट चलाइए because you have the accrued profits from several years of existence, because you have the required capital। नए एयरलाइन बिजनेस को घुसने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। Sometimes if your company is like 70% of the market share, you then become, and it's a public service that you are providing in a way, then you might become too big to fail। बैंक्स के बारे में कभी कभार कहा जाता है कि टॉप के 2-3 बैंक्स किसी भी कंट्री में आर टिपिकली टू बिग टू फेल, क्योंकि अगर ये फेल हुए तो उनके साथ में उनके कस्टमर्स, पूरी इकोनॉमी भी डूब सकती है, उनके लेंडर्स, उनके कस्टमर्स। सिमिलरली एयरलाइंस में भी अगर बहुत बड़ा कुछ बिजनेस हो गया है विच होल्ड्स लाइक 3/4 ऑफ द मार्केट, तो उसका फेल होने के चांसेस कम है, बिकॉज अ लॉट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स will take a hit। That's a sixth factor in my framework। Then seventh factor is operating leverage। Operating leverage simply put is कि मेरे बिजनेस में कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है और कितनी स्केल के साथ में वो फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा डिवाइड हो पाएंगी। सो फॉर एग्जांपल, मेरी अगर फैक्ट्री का बिजनेस, एक मेरी फैक्ट्री है जिसमें मैं टी शर्ट्स बनाता हूँ। अब उस फैक्ट्री की कैपेसिटी है 10,000 टी शर्ट बनाने की, पर मेरी जब पहली टी शर्ट बनेगी वो तो बड़ी महंगी बनेगी अगर मेरी एक ही टी शर्ट बनी, बट इफ आई एम एबल टू गेट टू अ पॉइंट लाइक 3,000 टी शर्ट बन गई, तो मेरा पर टी शर्ट का प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, बिकॉज माई फिक्स कॉस्ट आर जनरली गोइंग टू बी सिमिलर। जैसे ही मैं 10,000 टी शर्ट तक पहुंचूंगा, मेरी पर टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम आ जाएगी। सो यू कैन कॉल operating leverage similar to economies of scale। इसमें भी again maybe I can go back to the Byju's versus tuition class example। ट्यूशन क्लास को एक्सपैंड करने के लिए मेरा इंक्रीमेंटल, जितने मुझे बच्चे बिठाने हैं उतना मेरा इंक्रीमेंटली स्पेस ज़्यादा चाहिए, रेंट ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब मैंने ऐप बना दी, मैंने रिकॉर्ड करके एक ऐप बना दी, देन फॉर एवरी न्यू, लेट्स से मेरी ऐप 1000 बच्चों में बिक रही है, एंड फॉर दैट आई नीड एन इंजीनियरिंग टीम ऑफ 20 पीपल। तो ऐसा नहीं है कि 2000 बच्चे होंगे तो मेरी 40 लोगों की टीम चाहिए होगी, हो सकता है मुझे 22, 23, 24 लोगों की टीम चाहिए हो। तो द इंक्रीमेंट इन costs is not proportional to increment in revenues, it's lower, which increases my scalability, which increases my profitability। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आठवां फैक्टर which is capital intensity। when doing a business model analysis I need to know कि मेरे बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी और स्केल के साथ में वो बढ़ेगी, घटेगी, फ्लैट रहेगी। तो ऐसे केसेस में एक एग्जांपल लेते हैं, फैक्ट्री वर्सेस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का। एप्पल का हमने एग्जांपल लिया, फार्मा का एग्जांपल आप देख सकते हैं। देयर आर कंपनीज हु ओनली फोकस ऑन द R&D बिकॉज दैट्स वेयर द हाईएस्ट प्रॉफिट पूल इज, एंड इट इज वेरी इजी फॉर देम टू देन स्केल। अगर ज्यादा फोन्स की रिक्वायरमेंट आ गई, ज्यादा फोन्स की डिमांड आ गई एप्पल के पास में,
तो उसको अपनी फैक्ट्री सेटअप करने की जरूरत नहीं है, चाइना में फैक्ट्रीज ऑलरेडी हैं, इट हैज कॉन्ट्रैक्ट्स विद इट्स वेंडर्स, विद इट्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, तो उसकी कैपिटल इंटेंसिटी बहुत कम है। वेयर एज रियल एस्टेट इज अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। रियल एस्टेट में जो जमीन है उस पर अगर फ्लैट बन गए तो नया रेवेन्यू लाने के लिए आपको नई जमीन लेनी ही पड़ेगी और उसके लिए नया डेट, नया इक्विटी डालनी ही पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हाई कैपिटल इंटेंसिटी नेसेसरीली हैज टू बी अ लो प्रॉफिटेबिलिटी या लो आरओई आरओआईसी बिजनेस, ऐसा जरूरी नहीं है। विच इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेक्ट्रम्स, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि स्पेक्ट्रम के लेफ्ट में जरूरी नहीं है कि सबसे खराब हो, राइट में जरूरी नहीं है कि सबसे अच्छा हो, इट्स अ स्पेक्ट्रम। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बैंक वर्सेस जीरोधा का। बैंक को ग्रो करने के लिए उसको अपनी बैंक बुक बढ़ानी पड़ती है। बैंक डज नॉट अर्न फ्रॉम इट्स सेविंग्स, इट अर्न्स फ्रॉम इट्स लोन्स, बट लोन देने के लिए उसको सेविंग बढ़ानी पड़ती है। सो इट हैज टू एक्सपैंड इट्स बुक फ्रॉम बोथ द एसेट एज वेल एज लाइबिलिटी साइड। वेयर एज जीरोधा उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, एंड इट डज नॉट हैव टू increase its debt or increase its equity infusion for every additional customer that it acquires. बैंक को एडिशनल कैपिटल चाहिए या तो इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल डेट और इंटरनल इक्विटी या फिर सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट के फॉर्म में डिपॉजिट्स। तो कैपिटल इंटेंसिटी इज द हाईएस्ट आई वुड से ऑफ अ बैंक बिकॉज इट इज इन द बिजनेस ऑफ कैपिटल। सो स्केलेबिलिटी, एंट्री बैरियर्स, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ये तीन चीजें डिटरमिन होती हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। नाउ मूविंग ऑन टू द नाइन्थ फैक्टर विच इज वर्किंग कैपिटल स्पेक्ट्रम। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपको समझने, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, इफ यू आर देन मे बी यू कैन स्किप अ मिनट और टू। वर्किंग कैपिटल के तीन मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? वर्किंग कैपिटल क्या होता है देसी भाषा में बोलें तो, अगर एक बिजनेस चल रहा है उसमें मेरा अपने रियल एस्टेट और कॉस्ट में जो रियल एस्टेट में जो पैसा लगा हुआ है या फिर मेरा जो एसेट्स क्रिएट हुए हैं उसमें जो मेरा कैपिटल यूज हुआ है, उसके बियॉन्ड डेली ऑपरेशंस के लिए मेरा कैश कितना फंसा रहता है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और तीन चीजों में पैसा फंसता है, दो चीजों में फंसता है और एक चीज में रिलीज होता है। पहली चीज, इफ इट्स एन इन्वेंट्री बिजनेस तो इन्वेंट्री में फंसता है। आप टी शर्ट लेने जाते हैं तो जो स्टोर में जिस स्टोर में टी शर्ट पड़ी हुई है वो जरूरी नहीं कि आज ही आई और आपने आज ही खरीद ली, उसको कुछ दिनों के लिए, हो सकता है कुछ महीनों, कुछ हफ्तों तक के लिए वो टी शर्ट रखनी पड़ती है। और टी शर्ट रखी मतलब उसका उस टी शर्ट की खरीद का जो पैसा है वो उसका फंसा हुआ है, विच इज वॉट वी कॉल इन्वेंट्रीज। दूसरा पैसा फंसता है अगर आपका उधार का बिजनेस है, तो आपने काम किया, सर्विस है या प्रोडक्ट बिजनेस है, आपने माल बेचा या काम किया, पर आपको पैसा मिलेगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो आपका पैसा उसमें फंसा रहेगा क्योंकि आपने उसके खर्चे तो करे, जो आपने माल बेचा, जो आपने सर्विस करी, आपके खर्चे चल रहे हैं, लेकिन आपकी कमाई, आपका इन द फॉर्म ऑफ कैश इन कलेक्टेबल्स इज गोइंग टू ओनली हैपन इन 3 4 5 मंथ्स। तो उतना कैश आपको एडिशनल रखना पड़ेगा अगर आपका उधार का बिजनेस है, विच इज वॉट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल्स। और तीसरा कंपोनेंट वर्किंग कैपिटल का है जो आपका एक तरह से कैश रिलीज करता है इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग, विच इज अकाउंट्स पेबल्स। आपने उधार में बेचा तो आपका पैसा फंसेगा, लेकिन अगर आप उधार में खरीदते भी हो तो आपको उतना कैश का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्विस वाले बंदे के लिए अगर देखें तो अगर उसकी सैलरी 30 तारीख को आती है, वो अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को, जैसे कि हाउस हेल्प हो गया या रेंट हो गया, वो 4 तारीख को देता है, तो उसको कोई भी एडिशनल कैश रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 30 तारीख को उसके रेवेन्यू आया, अर्निंग्स आई, और 5 तारीख तक उसको अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को पैसे देने हैं। या अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज करता है तो 15 तारीख तक उसको रीपे करना है क्रेडिट कार्ड का बिल। तो इट्स अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। उसको ही इज नॉट ब्लॉकिंग हिज कैपिटल इन दीज 3 आइटम्स। तो हमें जनरली एज एन इन्वेस्टर द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस फ्रॉम अ वर्किंग कैपिटल स्पेक्ट्रम परस्पेक्टिव इज अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। आप उधार में खरीदें, कैश में बेचें। नेटफ्लिक्स फॉर एग्जांपल, वो जो सीरीज खरीदता है या बनाता है या प्रोड्यूस करता है या अपने और भी जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देता है,
वो पोस्ट प्रोडक्शन देता है, उसकी उधारी रहती है टुवर्ड्स इट्स वेंडर्स, इट्स सप्लायर्स, बट जब हमसे पैसे लेता है तो वो एडवांस पैसे लेता है. सो इट्स अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस which is you can say in this spectrum is the best form. इससे क्या डिटरमाइन होता है, इससे आरओई डिटरमाइन होती है, बिकॉज अगर आपका कैपिटल बहुत सारा वर्किंग कैपिटल में फंसा रहेगा, दैट्स नॉट जनरेटिंग अर्निंग्स फॉर यू डायरेक्टली. You will have to keep a lot of capital infused into the business in inventories, accounts receivables. और हो सकता है कि आपका डेट भी इससे डिटरमिन हो, बिकॉज अगर आपका ये बहुत लार्ज स्केल पे कोई बिजनेस आप देख रहे हो और उसका वर्किंग कैपिटल फंसा रहता है, ये कमोडिटीज में कई बार होता है कि कमोडिटीज आर सिक्लिकल, और सिक्लिकलिटी एक और फैक्टर है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लाइक आई सेड, दीज विल कंटिन्यू टू बी लिंक्ड टू ईच अदर. तो अगर आपका ऑयल एंड गैस जैसा बिजनेस है, केमिकल का बिजनेस है, ये साइकिल्स में चलते हैं. आपने बहुत सारा मैन्युफैक्चर कर लिया, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल्स, बट देयर इज डिमांड हैज कम डाउन, तो आपका पैसा जो है, आपका कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री में फंसा रह सकता है. फॉर दैट, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज स्केल्स, so for that you might even require additional capital infusion in the form of debt or equity. So working capital indirectly impacts your ROE, or capital efficiency in general, and capital requirement or debt requirement. Moving on to the 10th factor, which I call local versus central operations का spectrum. I think हमने similar theme discuss किया है in the form of let's say hospitals versus an ed tech. Hospitals are a local business, so for every expansion you need additional capital, and you might not even be able to expand क्योंकि local knowledge चाहिए होती है. On the other hand, edtech हमने डिस्कस करा बाइजूस के एग्जांपल में, you can sell the same product sitting in Bangalore to the entire country or perhaps to the entire world. ओयो इन दोनों के बीच में कहीं पर है. ओयो के जो होटल्स हैं, that's a local business, but ओयो as a app or as a service is a very scalable global business. So it's somewhere in between. This will determine your scalability prospects. This will determine your market share also. हमने real estate में देखा, cement में देखा. These are local businesses, so market shares are local. You can't become a national leader perhaps in businesses like these unless आप acquire करते रहो उन local businesses को. Politics भी कुछ हद तक local business versus global business का debate है. Now moving on to the 11th factor, which is pricing power spectrum. जब आप बिजनेस मॉडल एनालिसिस करो तो कंपनीज का आप देखो कि इस कंपनी की प्राइसिंग पावर हाई है, लो है, और वो क्यों है. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कंपनी इज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो मोस्ट लाइकली उसकी प्राइसिंग पावर कम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट्स यूजुअली लोएस्ट बिडर को कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं, तो प्राइसिंग पावर तो अल्टीमेटली लाइज विद द गवर्नमेंट, एंड यू हैव टू compete on the cost. Whereas I go back to the iPhone example. iPhone में मैं कहूँगा पूरी प्राइसिंग पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ एप्पल, अनलाइक एनी अदर फोन इन दिस वर्ल्ड. बाकी सारे फोन्स में वो कोई फीचर्स पे compete कर रहा है, कोई ब्रांड पे compete कर रहा है, कोई कॉस्ट पे compete कर रहा है. एप्पल सिर्फ ब्रांड पे compete कर रहा है, एंड देयर इज नो कंपटीशन टू इट. तो उसकी प्राइसिंग पावर is a multiple of its best performing competitor. So as we can see, pricing, and in this case it's very easy to see pricing power क्या determine करेगी, आपके profitability, आपके entry barriers determine करेगी. For example, if you are Jio ने जब लॉन्च किया था तो उसने इतना कम प्राइस ऑफर करा था because it had the capital, it had other businesses that were able to fund short-term loss making in the spectrum in the telecom business. तो जियो ने जब एंटर करा, एयरटेल के आई थिंक 1/5 या 1/6 प्राइस पे लॉन्च हुआ था, या उससे भी कम हो सकता है. तो एयरटेल क्योंकि अच्छी क्वालिटी थी, बाकी सारी कंपनीज खत्म हो रही थी, तो एयरटेल की प्राइसिंग पावर तब तक थी बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी एंड ब्रांड. बट जब जियो आया तो उसने
अपने कॉस्ट इतना कम करके एयरटेल की भी प्राइसिंग पावर खत्म कर दी और एक तरह से एंट्री बैरियर डाल दिया कि अब इसके आगे नए बिजनेसेस को इस प्राइस पे बेचना बड़ा मुश्किल होगा। एंड विच इज व्हाई वी सॉ दैट एयरसेल या उससे पहले के कितने सारे बिजनेसेस थे, वोडाफोन और आइडिया को मर्ज करना पड़ गया बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मेक इट सेल एट द प्राइस ऑफ जियो एंड बी प्रॉफिटेबल। तो प्रॉफिटेबिलिटी, एंट्री बैरियर्स एंड द फ्लेक्सिबिलिटी टू किल कंपटीशन, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा, will be determined by pricing power. Next in this framework is my 12th factor, which is cyclicality and seasonality spectrum. अब कुछ बिजनेसेस होते हैं जो बिल्कुल cyclical नहीं होते, जो आपके कंज्यूमर स्टेपल्स, फार्मा, ये कुछ हद तक आईटी ऑल्सो, ये सब नॉन सिक्लिकल बिजनेसेस हैं। इसमें कोई डिमांड की बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं होती ओवर द ईयर्स या डिक्लाइन नहीं होता ओवर द ईयर्स। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस होती है, प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाते हैं, बट द सेम फार्मा कंपनी कैन कीप चर्निंग न्यू प्रोडक्ट्स, द सेम एफएमसीजी कंपनी कैन कीप कमिंग विद न्यूअर ब्रांड्स, बट एज अ इंडस्ट्री इन जनरल बहुत ज़्यादा स्पाइक्स और डिक्लाइंस नहीं होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कमोडिटीज जो होती हैं, दे आर टिपिकली वेरी सिक्लिकल, क्योंकि ऑयल एंड गैस के केस में जैसे हम देखें, वहां पर कुछ ही कंट्रीज में, कुछ ही कंपनीज के पास में ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं। तो देयर इज अ, यू कैन से, अ कार्टेल ऑफ कंट्रीज एंड कंपनीज इन दिस वर्ल्ड जो ऑयल एंड गैस निकालते हैं, और उनके प्रोडक्शन विल बी डिटरमिन्ड बाय क्रूड ऑयल की क्या प्राइस है, और वो क्रूड ऑयल की प्राइस जो है विल बी डिटरमिन्ड बाय द डिमांड। And there is this creates a vicious cycle or virtuous cycle, depending on where you are in the cycle, of demand, supply and price. तो और टिपिकली 7 से 10 साल की आप देखोगे कमोडिटीज में साइकिल, आपको किसी भी कमोडिटी में दिखेगी, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज स्पाइक्स एंड देन डिक्लाइन, ट्रफ्स एंड पीक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इससे क्या डिटरमिन होगा, व्हाई डू आई केयर अबाउट सिक्लिकलिटी? इससे सबसे पहले तो कैपिटल रिक्वायरमेंट डिटरमिन होगी, सर्वाइवेबिलिटी डिटरमिन होगी, क्योंकि लार्ज कमोडिटी बिजनेसेस जो होंगे, जो सिक्लिकल एंड जो आपकी बॉटम ऑफ द साइकिल होगी, तब आपको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा टू स्टे पुट इन द बिजनेस। ऐसे भी कई साल आएंगे जब आपने प्रोडक्ट बना, आपने तेल निकाल के रखा है, बट देयर इज द प्राइस इज नॉट राइट फॉर यू टू गेट इट आउट टू द मार्केट, और मे बी द डिमांड इज नॉट देयर. So then your capital will be blocked in either inventory, or you won't be selling enough or enough profitably to generate profits. तो उसमें it is those troughs और bottom of the cycle जब आपको capital requirement, debt requirement होगी। इसलिए आप देखोगे ऐसे इंडस्ट्रीज में अक्सर बॉटम ऑफ द साइकिल में कंसोलिडेशन होता है, क्योंकि इतना ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं ये, कि जब बॉटम ऑफ द साइकिल आती है, प्रॉफिट्स आर नॉट इनफ, कैश जनरेशन इज नॉट इनफ, तो आपको एक छोटी मछली को, बड़ी मछली को खाना ही पड़ेगा। बड़ी मछली आपको एक्वायर कर लेगी, एंड देन कंसोलिडेशन विल हैपन, सप्लाई विल रिड्यूस, प्रॉफिट्स, प्राइसेस विल गो अप, प्रॉफिट्स विल गो अप, एंड देन दे विल बी एन अप साइकिल। आरओई ऑब्वियसली इस पर डिटरमिन करेगी सिक्लिकलिटी पे। सिमिलरली सीजनैलिटी भी एक सिमिलर फैक्टर है, एक्सेप्ट दैट दिस इज नॉट ओवर मल्टीपल ईयर्स, दिस इज विद इन अ ईयर। तो इसमें एग्जांपल में ले सकते हैं पटाखे वर्सेस स्वीट्स। बोथ आर यूज्ड इन फेस्टिविटीज, बट वन इज यूज्ड इन अ हाईली सीजनल मैनर, विच इज पटाखे वर्सेस स्वीट्स। इसमें हम शर्ट्स वर्सेस रेनकोट्स का एग्जांपल ले सकते हैं। शर्ट साल भर बिकेंगी, रेनकोट एक ही 3, 4, 5 महीने के ब्लॉक में बिकेगा। तो अगर एक कोई कंपनी सिर्फ रेनकोट ही बनाती है, तो उसको उन 3-4 महीने के अलावा बाकी 8 महीने में जिंदा रहने के लिए इट हैज टू हैव सर्टेन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें उसका कैपिटल फंसा रहेगा। मूविंग ऑन टू द 13th फैक्टर, मैंने इसको लिखा है कस्टमर स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन स्पेक्ट्रम। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर आईफोन वर्सेस सैमसंग की स्ट्रैटेजी देख सकते हो। आईफोन का प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑलमोस्ट है ही नहीं,
it's the same product. Maybe there are 3-4 models launched every year, but it's called iPhone. There is just one product. iPhone of that year, iPhone 12 है तो 12 की 3-4 फोन की सीरीज. Whereas Samsung manufactures for a 8,000 rupee customer also and a 2 lakh rupee customer also. तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के स्पेक्ट्रम में ये दोनों ऑलमोस्ट एक्सट्रीम एंड्स पे आते हैं. अब कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी है या बुरी, उस पे और डिटेल्स में देखकर ही समझ आ पाएगा. लेकिन दोनों साइड, मतलब ये स्ट्रैटेजी किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है, किसी के लिए बुरी भी हो सकती है. डाइवर्सिफिकेशन इज गुड एंड बैड डिपेंडिंग ऑन द कंपनी दैट वी आर लुकिंग एट. मैंने एक बार एक कंपनी देखी थी जो साइकिल्स बनाती थी. उसका एक ही ब्रांड से 80% उसका रेवेन्यू आता था. तो जब उन्होंने कंसल्टिंग फर्म्स को हायर करा तो उनका ये कंक्लूजन था कि और उनकी बाकी आई थिंक उनके 40-50 और डिफरेंट टाइप्स की साइकिल्स की उनकी सब ब्रांड्स थी, या 40-50 तरह की वो साइकिल्स बनाते थे. एंड बिकॉज दे वर सप्लाइंग टू ईदर रीसेलर्स या उनके खुद के भी शोरूम थे, तो उनको सारे के सारे मॉडल्स की इन्वेंट्री रखनी पड़ती थी. तो कंसल्टिंग फर्म को जब उन्होंने हायर करा कि हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस बिजनेस, तो उनका सबसे बड़ा यही पॉइंट था दैट यू मस्ट फोकस ऑन योर टॉप 3 सेलर्स. आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, कई बार शार्क्स ये सजेस्ट करते हैं कि आपने बहुत फैलाव करा हुआ है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का. आपका पैसा, आपका मेन रेवेन्यू जनरेटर्स 2 या 3 प्रोडक्ट ही हैं. सो व्हाई डोंट यू जस्ट फोकस ऑन दैट. आपको इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी. योर R&D फोकस कैन बी ऑन दैट एंड योर ब्रांड बिल्डिंग कैन हैपन वेरी एफिशिएंटली. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑलवेज हेल्प्स, बट दैट इज वन फैक्टर दैट आई थिंक इज इंपॉर्टेंट व्हेन लुकिंग एट बिजनेस मॉडल एनालिसिस. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे HUL वर्सेस बॉम्बे शेविंग कंपनी. हिंदुस्तान यूनिलीवर अक्रॉस द FMCG स्पेक्ट्रम बहुत कुछ बनाता है, बहुत डाइवर्सिफाइड है. विद इन, अगर वो साबुन बनाते हैं तो साबुन में भी उनकी बहुत सारी वैरायटीज हैं. Whereas बॉम्बे शेविंग कंपनी इज अ न्यू एज बिजनेस जिसने एक ही चीज पे फोकस करा, विच इज हेयर प्रोडक्ट्स, मेन्स हेयर प्रोडक्ट्स फॉर नाउ आई थिंक. तो अब इसमें किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बुरी है, आई थिंक डिपेंडिंग ऑन द कब वो मार्केट में एंटर हुआ है. बॉम्बे शेविंग कंपनी की भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि दे नो वन कैन compete with HUL today if they go after it across the spectrum. तो एक प्रोडक्ट को पकड़ा उन्होंने और दे आर competing on one of the products. Gillette उनका मेन कंपटीशन है, but within HUL they are also competing with certain other products, but within just one category. तो आपका फोकस उसमें हो सकता है. तो what it will determine is profit fluctuation. कि कुछ कुछ साल आए आपके, या कुछ क्वार्टर्स ऐसे आए जहां पर आपके लो प्रॉफिट प्रोडक्ट ज्यादा बिके, और कुछ क्वार्टर आए जिसमें आपके हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट ज्यादा बिके. ऐसा अप्लायंस की कंपनीज में हो सकता है, जो फ्रिज भी बनाती हैं, AC भी बनाती हैं, हीटर भी बनाती हैं, वाटर कूलर भी बनाती हैं. तो डिपेंडिंग ऑन कि उस क्वार्टर में किसकी डिमांड ज्यादा है, जिस प्रोडक्ट में उनके ज्यादा प्रॉफिट आते हैं, जिसमें कम प्रॉफिट आते हैं, आपकी प्रॉफिट फ्लक्चुएशन डिपेंड करेगी ऑन योर प्रोडक्ट मिक्स, which is what I'm calling diversification, product diversification. दूसरा आपका स्केल इस पे डिटरमिन होगा. HUL can grow to almost infinity and they can grow into any category, whereas a Bombay shaving company has taken a very niche category. तो उसका मार्केट, टारगेट मार्केट साइज विल बी मच स्मॉलर देन दैट ऑफ HUL. तीसरा आपका ये फैक्टर डिटरमाइन करेगा शेयर ऑफ वॉलेट. शेयर ऑफ वॉलेट मतलब आप कस्टमर के रोजमर्रा के खर्चे से या साल भर के खर्चे से कितना पैसा आप उससे ले पा रहे हो, कितनी फ्रिक्वेंटली ले पा रहे हो. तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन विल डिटरमिन दैट. नाउ मूविंग ऑन टू द 14th फैक्टर व्हिच आई कॉल रेवेन्यू जनरेटर वर्सेस कॉस्ट कंट्रीब्यूटर स्पेक्ट्रम. आपका प्रोडक्ट जिसको आप बेच रहे हो उसके लिए वो रेवेन्यू जनरेटर है या वो उसके लिए कॉस्ट है. Or the same product, the interesting thing in understanding this factor is that the same product can be a revenue generator for one customer and a cost for another customer and even an asset creator for a third customer. हम अगर अपने आईफोन के एग्जांपल को लें, तो जो बंदा अपने यूज के लिए ले रहा है, फॉर हिम और हर इट्स अ कॉस्ट,
पर अगर कोई उसको यूज करके अपना एक बिजनेस क्रिएट कर पा रहा है, एक कोई रेवेन्यू जनरेटिंग, उसने अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू कर ली है जिसपे वो आईफोन पे रिकॉर्ड करता है और मैकबुक पे डिस्प्ले करता है, तो इट्स अ रेवेन्यू जनरेटर फॉर इट, एंड इट इज ऑल्सो एन एसेट क्रिएट। कई सारी कंपनीज होती हैं जो कैपिटल गुड्स बनाती हैं, जैसे अगर एक फैक्ट्री को मशीन्स चाहिए तो जो मशीन बनाएगी कंपनी, इट्स अ कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरर, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इट्स अ कॉस्ट फॉर इट्स कस्टमर्स बट इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या, ये फैक्टर जानने से हमें क्या फर्क पड़ेगा इससे? अब इसमें भी यू कांट से कि जिसके लिए आप कॉस्ट हो वहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, या जिसके लिए आप रेवेन्यू जनरेटर हो वो आपको ज्यादा प्रॉफिट बना के देगा। इट डिपेंड्स, बट प्रॉफिटेबिलिटी विल बी impacted by this factor, it will be on a range। दूसरा, प्राइसिंग पावर डिटरमाइन होगी। मोस्ट लाइकली इफ यू आर अ कॉस्ट टू योर कस्टमर, दिस आई थिंक टाइज अप विद B2C और B2B बिजनेस वाला फैक्टर ऑल्सो। if you are a cost to your customer, then most likely the customer would like to uh, see others in the competition, so maybe you are playing on costs, maybe you will have to play on costs and your profitability will be determined by that। इससे कस्टमर स्टिकीनेस भी डिटरमाइन होगी। अगेन गोज बैक टू B2B वर्सेस B2C डिबेट, कि इफ यू आर अ रेकरिंग कॉस्ट टू योर कस्टमर, जैसे सास प्रोडक्ट्स हैं, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो हैं, इट्स अ रेकरिंग कॉस्ट टू द कंपनीज, बट इट अगर वो कॉस्ट नहीं इनकर करते तो मे बी दे वोंट बी एबल टू जनरेट दोज रेवेन्यूज। आप अगर कहीं पे कंपनी में काम करते हैं, यू आर अ कॉस्ट टू द कंपनी, but does that mean कि because of that you will not be able to earn a certain salary? No, it depends on so many factors कि आप जहाँ पे काम करते हो उसमें कंपटीशन कितना है। मे बी यू आर इन अ वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब जहाँ पे सप्लाई ही बहुत कम है आप जैसे महानुभवों की, तो आपका आपका रेवेन्यू और विच इज योर सैलरी कैन बी मच हायर देन दैट ऑफ लेट्स से अ वेरी रन ऑफ द मिल जॉब जैसे डिलीवरी पार्टनर्स। It's a very highly competitive business, I would say, that delivery partners are in। अब इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर, 15th फैक्टर जो है, वो मैंने उसको नाम दिया वैल्यू प्रॉप स्पेक्ट्रम। अब इसमें यू एज अ, जब आप बिजनेस मॉडल देखना चाह रहे हो तो यू वुड वांट टू नो कि जो कंपनी है उसका वो जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो किस पे खेल रहा है। आर दे प्लेइंग ऑन कॉस्ट एडवांटेज, और आर दे प्लेइंग ऑन R&D, आर दे प्लेइंग ऑन द स्टेटस, आर दे प्लेइंग ऑन क्रेडिबिलिटी। कॉस्ट एडवांटेज में मैं इंडियन IT वर्सेस US टेक्नोलॉजी की एग्जांपल ले सकता हूँ। US टेक्नोलॉजी वाले R&D पे खेलते हैं, हम लोग कॉस्ट पे खेलते हैं। फार्मा में भी सिमिलर होता है। maybe your company's product is a status symbol like a jewelry product, maybe your product is a credibility, is आप उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन इज क्रेडिबिलिटी लाइक एन IIM अहमदाबाद की MBA। तो इससे क्या डिटरमिन होगा? इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन होगी, कंपटीशन डिटरमिन होगा, कस्टमर स्टिकीनेस अगेन कम्स इनटू पिक्चर इन दिस विद दिस फैक्टर, एंड डिस्क्रिशनरी है कि नहीं है डिमांड, ये डिटरमिन होगी। एंड नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट फैक्टर दैट आई हैव रिटन व्हिच इज डिस्क्रिशन इन डिमांड, जो कि मैंने इससे पहले भी पॉइंट में डिस्कस किया। अब ये डिस्क्रिशन इन डिमांड क्या होता है? ये भी एक स्पेक्ट्रम है कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वेजिटेबल्स वर्सेस सीजनल फ्रूट्स। एक आम आदमी, मिडिल क्लास बंदा सब्जियां तो जरूर खाएगा ही खाएगा, सो स्टिकीनेस इज डिटरमिन्ड बाय दिस फैक्टर। बट जब उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होंगे जिस महीने में मान लो, तो हो सकता है वो कुछ महंगे सीजनल फ्रूट्स ना खाए। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर वर्सेस कॉर्पोरेट ट्रैवल कंपनी। अब ये दोनों कंपनियां B2B बिजनेसेस हैं, लेकिन इसमें डिस्क्रिशन किसका ज्यादा है आपके हिसाब से? जब कंपनी जिसको ये बेच रही है उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी तो मे बी इट विल अवेल द सर्विसेज ऑफ बोथ एन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर लाइक अ CRM एज वेल एज अ कॉर्पोरेट ट्रैवल कंपनी की वो ऑफ साइट पे लेके जाएगी। लेकिन जिस साल में प्रॉफिटेबिलिटी कम है, जिस क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी कम है, तो अगर कॉस्ट कट डाउन करनी है तो सबसे पहले गाज गिरेगी इस तरह की डिस्क्रिशनरी डिमांड पे, जैसे कि कॉर्पोरेट ट्रैवल कंपनी, ना कि ERP कंपनी। तो डिस्क्रिशन इन डिमांड से क्या डिटरमिन होगा? माई रेवेन्यू विजिबिलिटी, कस्टमर स्टिकीनेस, रेवेन्यू रिपीटेबिलिटी,
and my marketing costs will also be determined by discretion in demand spectrum. और ये लास्ट फैक्टर था. तो आई नो हो सकता है थोड़ा you would have to think abstractly about what I've talked about, but and definitely it was a long video. तो attention span के हिसाब से आप देख लेना इसको कितने बैठकों में आप इसको देखोगे. But I think if you are able to write these things down and think about these factors, these spectrums that I've talked about in a checkbox manner, you would be able to get to what is a great business and what is a shit business. और ultimately मैं कहूँगा, if I combine all these factors plus the one that I talked about in the previous video, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट कंपनी वो होगी जिसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नेगेटिव है, जीरो है या नेगेटिव है, जो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे बेच पा रही है, जिसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स की प्रॉफिट्स ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड कॉस्ट ग्रो इंक्रीमेंटली, और जिसकी ग्लोबल रीच होगी, which can be distributed with low cost sitting in a India headquarter and sold to विदेश. तो इस तरह का बिजनेस विच इज ऑल्सो कैपिटल लाइट, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐप बनाने में कोई पैसा नहीं लगता. तो ऐप बिजनेसेस इसलिए ज़्यादा वेंचर कैपिटल फर्म्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो इस तरह का बिजनेस अगर हो तो दैट विल बी अ highly that will be the most perfect business ever. But perfect businesses do not exist, क्योंकि अगर इस तरह की कंपनी होगी तो वो कंपटीशन उस इंडस्ट्री में कंपटीशन का आना बनता ही है कि भाई कैपिटल लाइट है, हाई प्रॉफिट्स हैं, स्केलेबिलिटी है, और ब्रांड अभी अगर पिछली फर्स्ट मूवर की नहीं बनी है तो मोर कंपनीज विल कम टू पिक्चर. फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी में हमने ऐसा देखा. तो बट एन आइडियल मोस्ट परफेक्ट बिजनेसेस जो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, कैपिटल लाइट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, हाई स्केलेबिलिटी एंड ग्लोबल रीच. लेकिन व्हेन यू एनालाइज बिजनेसेस, जैसे बोला जाता है कि 36 गुण या जो भी होते हैं एक शादी करते हुए, देयर इज अ कैप, दैट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ गुण्स दैट यू कैन मैच. But in most cases that's not achievable. In most cases you may be working with less than perfect but ideal businesses. So that's it. That was the very 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 long video, maybe a little haphazard, less organized, but hopefully ये valuable रहे होंगे आपको ये 16 pointers. And if you want you can take notes next time you analyze a business to invest. Hopefully this checklist can help you. And I encourage you to if you have any comments, questions, criticisms, please write that down in the comments. And like this video, share this video if you like it. Thank you. You were listening to Kunal Sehgal.